हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर मैं कि एक फिफ्थ क्लास के बच्चे से बोलूँगी डू यू नो व्हाट ABCD इज, ABCDEF, आर यू किडिंग मी? तो वही हाल हमारा आज की इस क्लास में भी होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जो सुन के शायद आपका भी मन यही करे मुझसे बोलने का, मैम आर यू किडिंग मी? ये चीज़ तो ऐसी है जो हमारे नस नस में घुस चुकी है, क्योंकि हम राइट फ्रॉम क्लास 11th व्हेन वी वर डिस्कसिंग द पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज, जब आप बिजनेस स्टडीज करके एक पेपर पढ़ते हो तो वहाँ से जब आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पिक करते हो देन यू कम टू नो ओके कंपनी हैज सर्टेन फीचर्स। कंपनी के पास कुछ फीचर्स होते हैं और वो आप तब से अब तक पढ़ते आ रहे हो, और आज फिर एक बार हम उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर एनीथिंग, क्योंकि ये हमारे करिकुलम का पार्ट है, तो हम किसी भी तरीके से इसको मिस नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम, राइट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कंपनी के कुछ फीचर्स: आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू बी sued and property in its own name. Now before we actually start this, why company? Why company? ये जानना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कंपनी की ज़रूरत क्यों होती है, why this particular beautiful form of business organization was introduced। और इसके लिए let's have a look at one मेरा डिज़ाइन किए हुए जो छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोस आपको थ्रू आउट द जर्नी दिखेंगे, उसका एक सैंपल, एक वीडियो हम देखते हैं। सारी उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा? बहुत हुआ अपमान, आप करूंगा मैं काम। सो बनी ने सोचा लेट मी स्टार्ट द बिजनेस, और उसने 1 लाख रुपए के कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। $5 लाख का लोन लिया, तो लुट गए, हाँ लुट गए। 1 लाख रुपए लगाया, पर 5 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। कहां से देगा? अपनी पॉकेट से। बनी डाइड, बिजनेस डाइज। फिर उसने सोचा चलो पार्टनरशिप शुरू करते हैं हनी के साथ। लोन अगेन, लॉस अगेन, लायबिलिटी अगेन। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए CA साहब। सारी उम्र So, when he comes to professionals like us, CA हो, CMA हो, CS हो, किसी के पास भी वो आता है तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे बनी को कि बनी इन चक्करों में आप मत पड़ो। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोप्राइटरशिप, इफ़ वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप, जो एक सबसे ब्यूटिफुल फीचर होता है कंपनी का, वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी। भाई आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया है तो वो 1 लाख डूब जाए तो चलेगा। आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया है और आपका घर बार सब बिक जाए तो क्या ये चलेगा? बिजनेस में ये नहीं चलेगा। सो बिजनेस को चलाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी सेपरेट लीगल एंटिटी एंड देयर शुड बी लिमिटेड लायबिलिटी। मोरओवर, हम अगर एक बिजनेस सेटअप करते हैं, इमेजिन अंबानीज थे, मान लीजिए धीरू भाई अंबानी की अगर हम बात करें तो उनका अगर बिजनेस उनके साथ खत्म हो जाए तो क्या वो यंगर जनरेशन पे कुछ पास ऑन कर पाएंगे? नहीं। मैम कितना अच्छा होता, उनको भी हमारी तरह स्ट्रगल करना पड़ता तो। बट legacy, moreover business is passed on to the to next generations, right? वो कैसे हो पाता है? जब इंसान के साथ बिजनेस ना खत्म हो, और वो इस कंपनी में बहुत अच्छे से हो पाता है। कंपनी इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच एक्चुअली प्रूव्स परपेचुअल सक्सेशन टू बी ट्रू इन एवरी सेंस। ठीक है, तो कंपनी के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कंपनी को एक्चुअली कंपनी बनाते हैं। तो जब बनी हमारे पास आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? छोड़ो ये ट्रेडिशनल बातें, आओ कंपनी का
रिबन काटें। तो हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा देंगे बनी से, और कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट कराएंगे उसका प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जानने वाले हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में कुछ बातें। कंपनी भाई आर्टिफिशियल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन है? नेचुरल है, शादी करा दे कंपनी की। सोचो, रिलायंस गेटिंग मैरिड टू इन्फोसिस, कितना अच्छा रहेगा ना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। शादी तो चलो किसी तरीके से लोग करा भी सकते हैं, उसके आगे का सोचो। अब जिसको जितना सोचना है वो उतना सोच लो, बट नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन क्यों बोलते हैं? बिकॉज बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो एक सिटीजन को करने होते हैं, वैसे ही कंपनी इज अ कॉर्पोरेट सिटीजन, कंपनी को भी करने होते हैं। So company cannot see with their own eyes, they cannot hear, they cannot say anything, they cannot get married, of course, they cannot have divorce. तो पर फिर भी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन नहीं होते हैं। दे कम इनटू एग्जिस्टेंस नॉट बाय नेचुरल बर्थ बट बाय द लीगल प्रोसेस। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का केस लॉ ऐसे अगर मैं छुपा भी दूं, मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि बच्चा बच्चा हर स्टूडेंट उठ खड़ा होके बताएगा मैम सैलमन वर्सेस सैलमन। तो ये केस लॉ इतना ज्यादा पूरी कंपनी लॉ में, आई डोंट थिंक अगर आपको एक केस लॉ याद होगा तो ये तो डेफिनेटली याद होगा, ऐसा हाल रहता है। बट इवन फॉर द वंस हु डोंट रिमेंबर, सैलमन कौन था? बड़ा ही शातिर इंसान था एक। उसने क्या किया? सैलमन एक बिजनेस करता था एंड ही डिसाइडेड कि चलो मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। तो सैलमन ने एक कंपनी बना ली और बड़ी खुदा की मेहरबानी थी सैलमन के ऊपर, क्योंकि बच्चे उसके पास बहुत सारे थे। ठीक है, तो जितने बच्चे और ऑफ कोर्स द स्पाउस, तो सबको मिला के टोटल हमारे पास 7 लोग हो गए टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बनाई। Salomon had a prosperous business of leather and boot. He formed a limited liability company. The shareholders were Salomon himself, his wife, his daughter and his 4 sons. So 5 kids, 6 and 7. Total 7 लोग हो गए Salomon के पास कंपनी बनाने के लिए। इन हाउस इतने लोग मिलकर कंपनी बन गई। ठीक है, पूरा का पूरा जो बिजनेस था वो कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। सारे शेयर होल्डर्स के पास एक एक शेयर था, बाकी सारे शेयर सैलमन के पास थे। ठीक है, सैलमन ने क्या किया? जब बिजनेस ट्रांसफर किया, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, बिजनेस ट्रांसफर किया टू अ कंपनी, तो कुछ शेयर्स लिए, कुछ डिबेंचर्स इशू कर लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। सी दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, एंड इफ यू फील द प्रॉब्लम एक्चुअली यू कैन नॉट। ये कौन है मैम? ये हंसते खेलते बच्चे हैं आपकी तरह। जब हम व्हेन यू क्लियर फाउंडेशन तो आपका ऐसे ही हाल होता है ना। उसके बाद थोड़ा सा इंटर लेवल पे जाने के बाद थोड़े से और सीरियस हो जाते हो, और फाइनल लेवल के पे जाने के बाद एकदम पता नहीं हम क्या बन जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे हैं, इनकी हंसी ऐसे ही इंटैक्ट हम रहने देते हैं, हम अपना कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 लोग हैं, एक है हमारे पास सैलमन और एक है हमारे पास ये कंपनी। ठीक है, सैलमन ने क्या किया? सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, और इसके अगेंस्ट क्या लिया भाई? परचेज कंसीडरेशन, अमालगमेशन, मर्जर, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो परचेज कंसीडरेशन कुछ तो मिलेगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया? इनको कुछ शेयर्स दिए गए और साथ साथ इनको कुछ डिबेंचर्स भी दे दिए गए। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ शेयर्स दिए गए और कुछ डिबेंचर्स दे दिए गए, और कुछ बैलेंस अमाउंट क्या किया गया? कैश में पे कर दिया गया। ठीक है, सैलमन खुद एमडी था, उसके 2 और बेटे डायरेक्टर्स थे, and after 1 year the company ran into financial difficulties and all the debenture holders appointed a receiver and the company went into liquidation। भाई कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। अब सुनना बड़े ध्यान से, हुआ क्या? ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी के बैलेंस शीट में यहाँ पे होगा शेयर कैपिटल, कुछ होंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और हो सकते हैं हमारे
कुछ होंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, भाई किसी से माल लिया है, कुछ गुड्स लिए हैं, उनको अभी पेमेंट नहीं किया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए। और यहाँ पे हमारे होंगे एसेट्स। होगा क्या, इन एसेट्स को हम सेल ऑफ करेंगे, बेचेंगे एसेट्स को। एसेट्स से जो हमको पैसा मिलेगा उनसे हम लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। कैसे लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे भाई, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे और फिर शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। अब प्रॉब्लम सुनो क्या हुआ। जैसे ये एसेट्स को बेचा गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई, विच इंक्लूड्स द डिबेंचर होल्डर्स। और ये डिबेंचर्स किसके पास है, इसी के पास तो है। तो मतलब सैलमन को पेमेंट यहां कर दी गई, कुछ पेमेंट तो की गई ना, और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए पैसा ही नहीं बचा। ठन 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 ठन, कुछ भी नहीं बचा। अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भड़क गए, उन्होंने कहा कि ये इसी की कंपनी है। मान लीजिए मिस्टर अंबानी अपनी कंपनी चला रहे हैं, मिस्टर अंबानी की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एन नंबर ऑफ क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, मिस्टर अंबानी ने सब एसेट वेसेट बेचे, खुद को पैसे ले लिए और क्रेडिटर्स एज इट इज खड़े। क्रेडिटर्स नाराज नहीं होंगे क्या, बोलेंगे ये कौन सी बात हुई भाई, आप ही की कंपनी है, आपने ही ये सारा किया है, आपने इधर उधर से लोन लिया, सारा पैसा अपना तो निकाल लिया, हमारा पैसा डुबा दिया, तो ये तो गलत है, पैसे इनको नहीं मिलने चाहिए। बट लॉ की नजर में देखो तो कंपनी अलग एंड सैलमन अलग। सैलमन इज अ वैलिड डिबेंचर होल्डर, और सैलमन और कंपनी सेम चीज नहीं है कि आप ये आर्ग्यू करो कि उन्होंने खुद को पैसे दे दिए, खुद को नहीं दिए भाई, कंपनी ने सैलमन को दिए हैं। They both are separate legal entities. They both are separate legal entities, right? So, the said company comes into existence after registration. कंपनी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एंड शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी डूबी है, कंपनी डूबी है, सैलमन नहीं डूबा है, सैलमन ने नहीं डुबाई है, सैलमन ने नहीं डुबाई है। इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट वेल। ओके, सो आई थिंक टू फीचर्स आर ऑलरेडी क्लियर। पहला फीचर क्या हो गया हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा हमारा फीचर हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरे फीचर पे आते हैं भाई, लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल गुड, लिमिटेड लायबिलिटी। कुछ हैंग कर रहा है क्या, लिमिटेड लायबिलिटी ब्यूटिफुल फीचर, बनी को इसी फीचर ने तो डुबोया था भाई। बैंक से लोन ले रहे हैं 5 लाख का, अगर हम नहीं रीपे कर पाते, हमारा बिजनेस नहीं चलता है, तो हमें तो अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे। पर अगर हमने कंपनी बना के कंपनी के नाम पे लोन लिया है और हमारा बिजनेस नहीं चल पाता है, तो भी हमें अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने। कंपनी के पास पैसे हैं तो कंपनी देगी, हम तो नहीं देंगे। That means the liability of company is unlimited, but the liability of members is restricted, is limited to the extent of unpaid amount on shares held by them. ये जो limited by shares और limited by guarantee है, मैं आपको quickly बता रही हूँ, बाकी हम जब classification of companies पढ़ेंगे then we will read about it again. ठीक है, कंपनी कैसी हो सकती है हमारी, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो बी एन अनलिमिटेड कंपनी, बट बहुत रेयर केस में आपको अनलिमिटेड कंपनी, विल हार्डली फाइंड एन अनलिमिटेड कंपनी इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो हमारी कंपनीज क्या होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब मैम जैसे अगर मैं सैलमन का ही केस लूं, सैलमन है, उसके 4 बेटे 1 बेटी, that is 4 sons, 1 daughter, 1 wife and Salomon himself. These are all members of that particular company. ये लोग क्या हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं। कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुई
क्या कंपनी सैलमन से जाएगी और बोलेगी कि आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए, आप मुझे 20 करोड़ रुपए दीजिए, आपने इतना सुंदर फार्म हाउस बनाया, इस फार्म हाउस को बेच दीजिए, 20 करोड़ का ये फार्म हाउस है, उसको बेच दीजिए और पैसे दीजिए, हमें बैंक का लोन रीपे करना है। भाई कंपनी तो आपने ही बनाई है ना। सैलमन बोलेगा वाह, मैंने ये कंपनी बनाई ही इसीलिए ताकि मैं इन चक्करों से दूर रहूं। अगर मुझे ऐसे ही काम करना था तो मैं कंपनी क्यों बनाता, मैं बनी की तरह प्रोप्राइटरशिप ही नहीं बना लेता, नहीं तो पार्टनर किसी को ढूंढ लेता, मैं और मेरी बीवी पार्टनर बन जाते और हम तो अपना पार्टनरशिप बिजनेस चला लेते अगर हमें ऐसे ही काम करना था तो। मुझे इन चक्करों से दूर रहना है भाई, ये कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी जाने। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बड़ी नाइंसाफी हो रही है हर चीज में? भाई कर रहा है सैलमन सब कुछ और जब भी कुछ दिक्कत आ रही है कंपनी जाने, कंपनी जाने, कंपनी जाने। हाँ तो यही तो एडवांटेज दिया जा रहा है, दिस मेक्स दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक, बट इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है और जब इसका गलत फायदा उठाया जाता है तब कुछ होता है। वो क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अगर कंपनी में शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल होता है, तो जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक लिमिटेड होती है। अगर 10 रुपए का शेयर मैंने सैलमन को दिया है तो सैलमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैलमन की ड्यूटी है कि सैलमन आप 10 रुपए कंपनी को दीजिए क्योंकि 10 रुपए का आपने शेयर लिया है। 10 रुपए से अगर आपने 5 ही रुपए अभी तक दिए तो 5 अभी आपकी लायबिलिटी है, तो आपकी लायबिलिटी 5 रुपए हुई। जिसने 10 में से 10 पूरा दे दिया उसकी लायबिलिटी 0 हो गई, जिसने 10 में से 10 कुछ भी ले दिया उसकी लायबिलिटी पूरी 10 रुपए है। तो कितनी लायबिलिटी बनी मेंबर्स की? जो अमाउंट आपने अभी पे नहीं किया है, द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द पर्सन। एंड गारंटी क्या होता है? अमाउंट गारंटीड बाय हिम। सैलमन ने बोला भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। सैलमन की वाइफ ने बोला कि मैं 1.5 लाख रुपए दे दूंगी। सैलमन के बच्चों ने बोला कि हम 50-50 हजार रुपए दे देंगे। तो जितना जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी किया ना उतना उतना वो देंगे, ठीक है। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। नाउ नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या होता है? परपेचुटी आपने पढ़ा होगा, एन्युटी पढ़ा होगा, राइट। तो परपेचुटी क्या होती है? इन्फिनिटी, है ना। जब तक मतलब फॉर सम अनफोर्सीन फ्यूचर, जब तक चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तब तक वो चलेगी ही चलेगी ही चलेगी। जिसको आप गोइंग कंसर्न करके भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो अकाउंट्स में, तो आपको ये पता चलता है परपेचुअल सक्सेशन, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू ऑन एंड ऑन एंड ऑन। किसी की लाइफ की तो आजकल कोई गारंटी है नहीं भाई। पहले तो होता था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी हमारी 75 और बाबा नाना जो हमारे एल्डरली लोग हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो 100 साल भी जीते थे। आज के टाइम में तो ऐसा है नहीं भाई। देखो 60 आते आते एकदम पूरे आप उलट जाते हो और समहाउ 65, 70, 75 हो गया, दैट्स इट, राइट। So the same thing happens over here also. हमें नहीं पता कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है, मैं कब तक इस कंपनी के साथ रहूंगी, बट द पॉइंट इज कि कंपनी को रहना है। मैं हो सकता है आई मे चेंज, हो सकता है आई मे सेल द कंपनी टू समवन एल्स, हो सकता है आई मे ट्रांसफर माई शेयर्स टू समवन एल्स, हो सकता है आई मे डाई, बट द कंपनी इज गोइंग टू गो on and on. So company goes on forever. Members may come, members may go, members may die. The company goes on and on and on. एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो आर्टिफिशियल तरीके से एग्जिस्टेंस में आई है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, राइट। सो सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज ऑल्सो गोइंग टू डाई बाय लॉ। नेचुरल बर्थ, नेचुरल डेथ हम नेचुरल लोगों के लिए होता है, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए आर्टिफिशियल बर्थ एंड आर्टिफिशियल डेथ, दैट इज लीगल बर्थ एंड लीगल डेथ। लीगल बर्थ हम सबको पता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड लीगल डेथ क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, राइट, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, की कंपनी को अब बंद करना है, ठीक है। तो सिर्फ तभी ये कंपनी
बंद होती है, अदरवाइज ये कंपनी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है. देन कम्स योर कॉमन सील. कॉमन सील इज समथिंग विच इज अ स्टैम्प. अर्लियर इट वॉज मैंडेटरी. पहले के समय में कंपलसरी हुआ करता था कि कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट बनाया, कंपनी ने ये भेजा है, इस पर स्टैंप नहीं है, इनवैलिड हो गया. कंपनी का ये चीज़ है, इस पर स्टैंप नहीं, इनवैलिड हो गया. बट अब वो कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है. कुछ कंपनीज में अभी भी कॉमन सील होती है, कुछ कंपनीज में कॉमन सील नहीं होती. मैम जहाँ कॉमन सील नहीं होती वहाँ कोई तो साइन करेगा ना, क्योंकि कंपनी का सिग्नेचर कॉमन सील हो गया. कॉमन सील अब मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. तो कंपनी का सिग्नेचर तो कॉमन सील था, तो अब कौन साइन करेगा? तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में कि कौन साइन करता है. ठीक है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये भी एक यूनिक फीचर है कंपनी का. जैसे मैंने आपको बोला ना, मेंबर्स में चेंज, मेंबर्स बदल सकते हैं. मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, मैंने कंपनी बनाई, मेरे पास कंपनी के 50 शेयर्स है. या सैलोमन की अगर बात करें तो सैलोमन के पास कंपनी को ऑलमोस्ट सारे शेयर्स थे. अब सैलोमन चाहता है कि उसका एक जो बेटा है वो धोखेबाज निकल गया, ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने तो इसको भी शेयर दे रखा है, इसको भी कंपनी का हिस्सा दे रखा है, तो ये भी कंपनी में कंपनी ग्रो करेगी तो ये भी ग्रो करेगा. मैं नहीं चाहता कि ये ग्रो करे और मैं इससे शेयर वापस लेना चाहता हूँ. तो सैलोमन क्या करेगा, वो शेयर किसी दूसरे बेटे को, जो उसका बड़ा बेटा है और बहुत जिम्मेदार है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसको लेके ट्रांसफ़र कर दिया. कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मैम प्राइवेट कंपनी में तो शेयर ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये सब आपके भ्रम है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र नहीं होता है. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी जब हम पढ़ेंगे देन आई विल डिस्कस विद यू दिस रिस्ट्रिक्शन. बट एज ऑफ नाउ कंपनी के फीचर्स क्या हैं भाई? शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं. ओके, सो कंपनी के फीचर्स की अगर स्टार्टिंग से हम बात करें, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग और हमारी प्रॉपर्टी अलग. इसके लिए एक केस लॉ भी होता है. केस लॉ तो खैर आपको हर ही जगह मिल जाएंगे. देखो एक चीज बताती हूँ. मान लो मैंने क्या किया, एक कंपनी बनाई, ठीक है, कंपनी का एक गोडाउन, उस गोडाउन में थे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि मैं इसी का बिजनेस करने वाली थी. तो मैं मोबाइल फ़ोन्स को ख़रीद के उनको रिटेल स्टोर पे बेचने वाली थी. ये मेरा काम था. तो मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स गोडाउन में रख रखे थे. मुझे लगा कि यार ये गोडाउन में तो आग वाग लग सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ज़रा सा होगा तो ख़राब हो जाएगा पूरा, मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ, मैं इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ इन मोबाइल फ़ोन्स पे. तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया और उनसे इंश्योरेंस ले लिया. इंश्योरेंस मैंने लिया शिवांगी अग्रवाल नाम से. मुझे लगा मेरी कंपनी, मेरा गोडाउन, मेरे मोबाइल फ़ोन्स की फ़र्क पैदा है, तो मैंने अपने नाम से ये इंश्योरेंस ले लिया. इंश्योरेंस कंपनी वाले भी ना बड़े ही महान होते हैं. इंश्योरेंस देते समय तो अरे मैडम ये भी ठीक है, अरे मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, अरे मैडम मैं हूँ ना. तो ये जो मिलियन प्रॉमिसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी वालों के कब आते हैं? जब इंश्योरेंस देना होता है. अब भगवान जी ने इतना मेरा साथ निभाया नहीं और ये गोडाउन में लग गई आग, सारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए डिस्ट्रॉय. बट आई वॉज वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी. आजकल ऐड आता है ना भाई, इंश्योरेंस ले लो तो फिर उसके बाद टेंशन नहीं, लड्डू के टेंशन होते हैं हमें, बाइक वाइक टूटे तो टेंशन नहीं होते हैं. तो वैसे ही मेरे भी मोबाइल फ़ोन्स में आग लग गई, पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी. आई वॉज रिलैक्स कि इंश्योरेंस कंपनी तो है ही ना, क्लेम तो मिल जाएगा. जब क्लेम की बारी आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हाँ भाई ये मोबाइल फ़ोन किसके थे? मैंने कहा कंपनी के थे. तो आपके पास तो इंश्योरेंस है ही नहीं. मैंने कहा है ना यार, इतना इतना प्रीमियम दिया है मैंने, ये इंश्योरेंस तो मैडम आपके नाम से है ना, मोबाइल फ़ोन तो कंपनी के थे. मैंने कहा तब क्या सो रहे थे जब मैं इंश्योरेंस ले रही थी? जब मैंने इंश्योरेंस लिया था तब भी तो शिवांगी अग्रवाल नाम लिख दिया था. मैम वो तो आपने नाम लिखा तो आपको उस नाम से इंश्योरेंस मिल गया, अब आप बोल रहे हो कि ये कंपनी का था तो हम कंपनी को क्यों दें? मैंने कहा लो हो गया.
क्योंकि जब ये क्लेम देंगे तब सब चीज़ वेरीफाई करेंगे, बट जब ये प्रीमियम लेंगे तो शायद कुछ भी वेरीफाई नहीं करेंगे। द होल प्रॉब्लम हियर इज दैट कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा, और हमारी प्रॉपर्टी अलग होती है। हम कंपनी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं ले सकते, कंपनी की प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे नहीं ले सकते। कंपनी की प्रॉपर्टी मतलब कंपनी के नाम पे ही लेनी है। कंपनी का कोई एसेट हो, कंपनी का कोई क्लेम हो, कंपनी की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कुछ भी हो, हमेशा याद रखना है कि वो कंपनी के नाम पे ही होनी चाहिए। कंपनी के किसी शेयर होल्डर, डायरेक्टर वगैरह के नाम पे होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। So, no member can claim himself to be the owner of company's property either during its existence or winding up. ठीक है। और ये जो लाइन होती है ना, ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आती। इसी का केस लॉ मैंने आपको बताया है। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इंश्योरेंस में एक क्लॉज होता है, शायद आपने पढ़ा हो, कि इंश्योरेंस आप उस प्रॉपर्टी का करा सकते हो जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। मतलब मैं जाके ये नहीं बोल सकती ना मुझे सड़क का इंश्योरेंस कराना है, तो भाई तुमको क्यों सड़क का इंश्योरेंस कराना है, या तुमको क्यों इस ब्रिज का इंश्योरेंस कराना है। नहीं, मैं तो इस ब्रिज से ना आती जाती हूँ इसलिए मुझे कराना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका घर है, आपका गोडाउन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी का आप इंश्योरेंस करा सकते हो। कंपनी की प्रॉपर्टी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी कैन नॉट स्टैब्लिश दैट इंटरेस्ट इवन इफ यू से सो, बिकॉज कंपनी अलग, हम अलग, ठीक। चलो, and a company being a body corporate can sue and be sued in its own name. कंपनी ने धोखा दिया, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दो। कंपनी को किसी ने धोखा किया, कंपनी उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। उसके लिए एक नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसको इतना अधिकार दिया जाता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप की बैटरी जा चुकी है, सो आई एम टर्निंग इट ऑफ। चलो, अब आता है हमारा एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, सुना है आपने? पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएंगे। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हुआ करता था, ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे ना फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको फोटो से दिखाती तो शायद आपको और मज़ा आता। बट इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये दो लोग हैं। इमेजिनेशन आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। ये दो फोटो मैंने बनाई है। यहाँ पे फोटो में है मनमोहन। आई विल refrain from using surnames just to be on the safe side, क्योंकि आजकल आप लोग ना कुछ भी वायरल कर देते हो, तो भैया बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। लाइव क्लासेस में ना ये ऐसा नहीं हुआ करता था। चलो खैर, ये है मिस्टर मनमोहन, मिस्टर मनमोहन, और ये हैं सोनिया। अब सोचो, शायद आधे बच्चे अभी तक समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्यों करना चाहती हूँ, या मैं क्या लिख रही हूँ या क्या समझाना चाहती हूँ। ट्राई टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इतनी प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की कि मैम सैलमन ने कंपनी बनाई, सैलमन उस कंपनी का डायरेक्टर था, सैलमन ने उस कंपनी में पैसे लगाए, हर एक चीज़ सैलमन कर रहा था, फिर भी सैलमन ने लोगों को धोखा दिया और खुद पैसे लेके निकल गया। जैसे आपने अंबानी का केस बताया, ऐसा ही हुआ, ठीक है। द सेम केस, लेट्स से हमारी कंट्री है, हमने ये दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हुए, दो सेपरेट एंटिटीज हुए। मनमोहन इज द फ्रंट फेस, जो हमें दिख रहा है कि सब चीज कर रहे हैं, ठीक है। ये किया, ये पॉलिसी लाई, ऐसा किया, ये अबॉलिश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी किया, हमें क्या दिखा, ये कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ गलत होगा तो क्या हम सोनिया के पास जाएंगे कि आपने ऐसा किया? सोनिया बोलेगी मैंने क्या किया भाई, वो तो जो किया उसने किया। डू यू एग्री विद मी?
सेम केस अप्लाइज टू अ कंपनी। भाई कंपनी है फ्रंट फेस, कंपनी कर रही है, कंपनी अलग एंटिटी है, उसके पीछे उसको कठपुतली बना के नचाने वाला कोई भी हो, उसको रास्ता दिखाने वाला, उसको चलाने वाला कोई भी हो, इट डजंट मैटर, इट एब्सोल्युटली डजंट मैटर। हमें कौन दिखेगा करने वाला? मनमोहन। हमें कौन दिखेगा करने वाला? कंपनी। और जब कंपनी कर रही है तो भाई पेनाल्टी, लायबिलिटी, सब चीज कंपनी की ही होगी। पर कई बार ऐसा होता है कि धोखे हो रहे हैं, लूप होल्स आ गए लॉ में, क्योंकि सबको दिखा रहे यार कंपनी के नाम पे ना कुछ भी कर लो, एक कंपनी खोलो, लोन लो, पैसा लो, भाग जाओ, कंपनी समझे, कंपनी की लायबिलिटी आ जाएगी, हम तो बच जाएंगे क्योंकि कंपनी अलग और हम अलग। तो बोला गया कि यू कैन नॉट डू अवे लाइक दिस, इतना कन्वीनियंट है, इतना इजी नहीं होगा। वी डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कर्टेन, एक पर्दा है किसके बीच में? कंपनी और कंपनी चलाने वालों के बीच में एक कर्टन है, एक कर्टन है, एक व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ओके, दैट द मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, the directors are different from the company, the one who runs the company is different from the company itself. So this is a wheel of incorporation which protects the members कि कोई भी लायबिलिटी आएगी। अगर भाई कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो पेनाल्टी हम भरेंगे। अगर कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेगी, अगर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेगी, आई विल नॉट गो टू द इनकम टैक्स एक्ट राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेगी तो पेनाल्टी कंपनी भरेगी, हम नहीं भरेंगे। पर अगर आइडियली सोचो तो बेटा हो क्या रहा है, कंपनी की थोड़ी ना आंख नाक मुंह कान है कि उसको कैलेंडर देख लेगी कि अच्छा लास्ट डेट थी आज। लास्ट डेट किसको दिख रही है? कंपनी चलाने वालों को दिख रही है। गलती तो कंपनी चलाने वालों की ही है, पर हमने कहा कि ये गलती हम माफ कर देंगे, आपको लायबल नहीं ठहराएंगे। एट प्लेसेस दे आर ऑल्सो लायबल ऑफ कोर्स, उनके ऊपर भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत सारी पेनल्टीज लगती हैं। बट अगर आपने गुनाह किया तो भाई हमें ये पर्दा उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सच में वो पीछे कौन है। यही है वो इंसान जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको हमें ढूंढना पड़ेगा और उसको हमें पेनलाइज करना पड़ेगा, उसको हमें सजा देनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे हमारा पपेट शो होता है ना, जिसमें हमें दिखता नहीं है कि पपेट्स को घुमा कौन रहा है, चला कौन रहा है, वैसे ही ये पपेट्स और कुछ नहीं हमारी कंपनी है। अरे देखो ये गिर गया, अरे देखो ये ग्रीन वाला ऐसे गया, अरे देखो ये पिंक वाला राइट को टर्न किया, ये सब हमें दिखता है। बट एट टाइम्स वी नीड टू हैव अ लुक एट दिस कि किसने गिराया, क्या जान के गिराया, समझ गए आप। सो that is exactly what corporate wheel means. A company in law is distinct from its members. The principle is called as a wheel of incorporation. Corporate wheel का मतलब होता है कि members को एक protection मिल रहा है कंपनी के एक्शन के। अगर कंपनी को कोई डेट होती है, लायबिलिटी होती है, तो members उसके लिए लायबल नहीं होंगे, right? But sometimes we need to lift or pierce the corporate wheel, या तो पर्दा उठाना, पर्दा फाड़ना, जो भी आप समझो, right? We need to do that. So in certain situation, law disregards the corporate entity and instead pays regard to the individual members behind the legal facade. It is known as lifting of corporate personality. तो कई बार हमें ये जो मुखौटा पहने, मास्क पहने कंपनी है, इस मास्क को उतारना पड़ता है और देखना पड़ता है कौन एक्चुअल में वो कंपनी चला रहा है, ताकि हम उसको लायबल ठहरा सकें। इन जनरल सिचुएशन द पर्सन विल नॉट बी लायबल, फाइन। नाउ इसके लिए ना हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। दो चीज़ें कौन सी पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस
और एक हम पढ़ते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ओके, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं किया गया है, द रीजन बीइंग, स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ, एक्ट, राइट। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा आप कई जगह देखोगे, यू विल सी एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि यहाँ पे हम कंपनी के साथ साथ कौन रिस्पॉन्सिबल है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज ऑल्सो पेनलाइज्ड, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज ऑल्सो पेनलाइज्ड। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। प्रोस्पेक्टस में अगर गलती आई तो कंपनी के साथ साथ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसने प्रोस्पेक्टस बनाया। क्लियर? सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर राइट नाउ, विल डिस्कस द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस कि कई बार जब ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मिस्टर अंबानी ने ऐसा कुछ किया कि कंपनी बंद कर रहे हैं, सबका पैसा खा गए और अपना खुद पैसे ले लिए और भाग गए, अब क्या वो लोग शांत रहेंगे? जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह हैं वो क्या शांत रहेंगे? नहीं, वो कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो आ नहीं सकते भाई, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो जाएंगे कोर्ट के पास। तो कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटाते हैं और कोर्ट उनको बोलता है बताइए, प्रॉब्लम बताइए अपनी। देन दे डिस्कस कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। अब कोर्ट क्या करेगा? पूरी प्रोसीडिंग, कोर्ट दोनों पार्टीज की बातें सुनेगा और लास्ट में इस कंक्लूजन पे आएगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें डिसरिगार्ड करना पड़ेगा इस फैक्ट को कि ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। भाई हटाओ ये मुखौटा, लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड लेट्स लुक बिहाइंड द रियल पर्सन्स जिन्होंने ये फ्रॉड किया है। इनको लायबल ठहराएंगे, इनको पेनलाइज करेंगे, इनसे रिकवरी करेंगे, इनसे पैसे लेने पड़ेंगे। हो सकता है एंड हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो कई बार जुडिशियल केसेस जब पहुंचे कोर्ट में, तो कोर्ट में जज ने ये फैसला सुनाया कि हटाओ ये व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ऐसे कुछ क्लासिक केसेस भी हम पढ़ने वाले हैं अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, राइट? कि ऐसे कुछ केसेस कोर्ट के पास पहुंचे थे एंड द कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। ओके, सो राइट, सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। In certain matters concerning the law of taxes, duties and stamps, particularly where question of the controlling interest is an issue. इसका केस लॉ है हमारे पास डिनशॉ मेनेक्ची पेटिट। आई एम श्योर आपने ये केस लॉ भी पढ़ा हुआ होगा। और यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ, कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि मैम क्या मुझे ये केस लॉ याद करने हैं? सो आपको ये केस लॉ याद नहीं करना है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो मैम हमें कौन से केस लॉज याद करने होंगे? आई टेल यू कि कौन से केस लॉज आपको याद करने हैं। ये केस लॉ ऐसे हैं जो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत मुश्किल होता है कि आप सारे केस लॉज अपने याद कर पाओ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट्स एडवाइजेबल दैट यू रिमेंबर द डिसीजन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं बहुत कम आपको केस लॉ याद करने को बोलूँगी थ्रू आउट द करिकुलम। हार्डली आप कह सकते हो एक दो तो बहुत ही कम हो गया, पाँच या मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द केस लॉज, डोंट वरी अबाउट द पेनाल्टीज, डोंट वरी अबाउट द सेक्शन नंबर्स। सम सेक्शन नंबर्स वी हैव इम्पॉर्टेंट कि हाँ ये सेक्शन नंबर याद करना मैंडेटरी है तो वो आपको याद करना है, ये पेनाल्टी याद करना मैंडेटरी है तो वो आपको याद करना है, ठीक है। ये केस लॉ याद करना मैंडेटरी है तो वो आपको याद करना है। सबका आपको पूरा का पूरा चार्ट दिख जाएगा, तो आप उन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होइए। लीव दैट हेडेक ऑन मी, ठीक है। अब
हम ये पढ़ते हैं. So let's talk about the first case law, right? थोड़ा सा let's talk about the first case law. Dinshaw, Menigee, Pettit. अगेन अ वेरी स्मार्ट गाय. किया क्या इन्होंने देखा कि मेरे पास बहुत सारी इनकम आ रही है. सपोजिटली अगर आपको मैं अचानक से बोलूँ कि भाई आपको 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एवरी ईयर. वाओ मैम, हम तो पहले खुशी के मारे ही मर जाएंगे. 50 करोड़ रुपए मिलने का मतलब आप समझ रहे हो? इमेजिन इट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू पे सच हेवी अमाउंट ऑफ टैक्स, है ना? तो आपके पता नहीं कितने करोड़ टैक्स में चले जाएंगे. तो जस्ट टू इवेड फ्रॉम टैक्स व्हाट ही डिड इज 4 कंपनीज बनाई इन्होंने. शेल कंपनीज, फेक मतलब उन कंपनीज में कुछ भी काम नहीं था. इन चारों कंपनीज के नाम, जैसे अगर इनके पास 500 इन्वेस्टमेंट्स है तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफ़र कर दी. अब सब कंपनी को वो इंटरेस्ट इनकम, वो डिविडेंड इनकम मिलने लगी. तो इस तरीके से इनकी जो टैक्सेशन लायबिलिटी थी वो कम हो गई. अब मैम पैसा इधर दे दिया तो पैसा वापस कैसे आएगा? इन कंपनी से लोन के फॉर्म में इन्होंने पैसे ले लिए और वो लोन कभी भी वापस नहीं किया. ठीक है. सो दैट्स हाउ ही ट्राइड टू इवेड द टैक्सेस. दैट्स हाउ ही ट्राइड टू इवेड द टैक्सेस. अब अगर कोई जज आए तो जज क्या बोलेगा? भाई कंपनी है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी की इनकम हुई. हम कैसे ये इनकम क्लब कर दें मिस्टर डिनशॉ के हाथ में? वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज कंपनी अलग और ये अलग, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है. बट जब इनको असली चेहरा दिखाया गया डिनशॉ जी का, तो जज ने कहा कि हटाओ ये पर्दा, आज से ये कंपनी और डिनशॉ एक हुए, जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. तो ये जो इनकम है ये डिनशॉ जी की ही इनकम मानी जाएगी एंड अकॉर्डिंगली ही विल हैव टू पे taxes, right? So the court disregarded the corporate personality in this particular case. Next, अगला हम देखते हैं डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड. ये देखो, अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ भाई, हमारे पास एक कंपनी है और वो कंपनी बनी है इंग्लैंड में. वो कंपनी कहाँ बनी है? इंग्लैंड में बनी है. बट इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे जर्मन रेसिडेंट्स हैं. ठीक है, ये सारे क्या हो गए? जर्मन रेसिडेंट्स हो गए. मान लीजिए ये कंपनी हमारी इंग्लैंड की है, पर ये जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं ये सारे क्या हो गए? जर्मन रेसिडेंट्स हो गए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टर्म पढ़ा होगा वॉर, एंड इनफैक्ट एक टर्म पढ़ा होगा एलियन एनिमी. When two countries are at war, the companies or the entities of those two countries cannot enter into a contract with each other. They cannot enter into a contract with each other, right? तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही आई कि ऑल्दो कंपनी भले ही इंग्लैंड की दिख रही हो, इसको चलाने वाले तो सारे के सारे जर्मन रेसिडेंट्स हैं. इसको चलाने वाले तो सारे के सारे जर्मन रेसिडेंट्स हैं. अब यहाँ की कंपनी भाई एक और मान लीजिए इंग्लैंड कंपनी से परचेज सेल का कुछ ट्रांजैक्शन करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा है ये इस कंपनी के पास नहीं, ये इस जर्मन के लोगों के पास जा रहा है. विच शुड नॉट हैपन, विच शुड नॉट हैपन. तो ऐसी सिचुएशन में भी द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड. द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड. Next is Smith, Stone and Knight Limited versus Lord Mayor etc. of Birmingham. Now इस केस में क्या हुआ था? एक कंपनी है, इस कंपनी ने एक कोई भी फर्म वगैरह को उठाया, उसको कंपनी बनाई और अपनी सब्सिडियरी बनाई टू डू सर्टेन एक्ट.
to do certain act. जैसे I'll take for an example, मैंने आपको बुलाया, ठीक है, और आपको बुला के मैंने कहा कि एक मेरा काम कीजिए। आपने कहा यस मैम, ऑफ कोर्स, आप जो बोले हम वो करने को तैयार हैं। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप जाओ, आपके सिटी के जो भी वहाँ के डीएम वगैरह हैं उनसे ये बात करिए और उनको ये मेरा प्रपोज़ल दीजिए, एंड वो अगर एग्री करते हैं तो उनसे आप एडवांस लेके आइए, ठीक है। आप गए, आपने वो सारी बातचीत की और उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है, और आप एडवांस आपको मिल गया। ये एडवांस किसका है, मेरा है कि आपका है? ये एडवांस किसको मिला है? मुझे मिला है कि आपको मिला है? भाई मुझे मिला है। क्यों? क्योंकि आप तो मेरे एजेंट की तरह वहाँ काम करने गए थे ना। सेम केस यहाँ पे भी हुआ है भाई। हम एक कंपनी ने दूसरी सब्सिडियरी को एक पर्पस के लिए बनाया, एक फर्म को सब्सिडियरी में बनाया, ये काम कराया, तो अब जो कॉम्पेंसेशन का हकदार है वो ये कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडियरी जो है मात्र इसकी एक एजेंट है ऐसा करने के लिए। ओके, सो there was an action for compulsory acquisition of the business premises of the subsidiary। तो इस पे जो compensation मिलना था इसका हकदार वो सब्सिडियरी कंपनी नहीं थी बल्कि वो पेरेंट कंपनी थी। देखो compensation भी उस हिसाब से मिलता है। अगर एक छोटा सा पर्सन है, मान लीजिए एक कोई गरीब इंसान है, एक गरीब इंसान का ये लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगी और उससे वो लैंड कंपल्सरीली एक्वायर कर लेगी, मे बी एट अ लेसर प्राइस, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई बहुत पावरफुल पर्सन है तो उसको ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट गेट इनटू द डिटेल्स। नहीं मैम, गवर्नमेंट तो सबके लिए एक होती है, सबको एक सा कॉम्पनसेशन ऑफर होता है। मैं आपसे जनरल चीज़ बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, बेस्ड ऑन द मेरिट्स आपका कॉम्पनसेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे द पॉइंट इज कि पेरेंट कंपनी वाज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी ऑल्दो एक अलग कंपनी है, फिर भी इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि वो एक एजेंट की तरह काम कर रही थी, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट ऑफिसर यूटी चंडीगढ़ वर्सेस एसीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाउ अगेन अगर हम इस पर्टिकुलर केस में बात करें तो देखो, how do I explain you in a short? Let's say 4 शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ये कंपनी बनाई। इस कंपनी को एक लैंड मिला है या कोई लाइसेंस मिला है, ठीक है। ये लाइसेंस या लैंड इनको 10 इयर्स के लिए मिला है और बोला गया है 10 साल तक अब इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब ये इस कंपनी के पास ही रहेगा। दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एल्स, दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एल्स, ठीक है भाई। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब इन शेयर होल्डर्स ने क्या किया? अपने शेयर्स को ही ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरी कंपनी को। तो ये जो लैंड लाइसेंस सब चीज़ थी ये दूसरी कंपनी के पास चली गई कि नहीं? आइडियली दे कुड ऑपरेट, दे कुड डू वट एवर दे वॉन्ट टू। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं लग रहा कि हो गई? ऐसी सिचुएशन में जज ने कहा कि भाई ठीक है, मेंबर्स अलग, वो जो चाहे कर लें, कंपनी अलग, पर ऐसी सिचुएशन में हम इन दोनों को एक मानेंगे और इन्होंने जो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रावेंशन है लाइसेंस ट्रांसफ़र करने का, एंड दिस कैन नॉट बी डन। क्लियर? देखो, मैं शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, यू हैव स्टडीड दिस बिफोर, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू हाँ ये ऐसे वो वैसे, इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊँगी। और मैंने आपको ये भी बोला है कि यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस केस लॉज, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा जोन्स वर्सेस लिपमैन। इसके लिए बस फ्रॉड, कहीं पे भी अगर फ्रॉड हो रहा है भाई, अगर आपका इंटेंशन था टू डिफ्रॉड समवन,
अगर आपने कंपनी बनाई ही इसलिए है कि आप किसी को धोखा दे सके, तो फिर धोखे के केस में तो पर्दा तुरंत उठ जाता है और फिर हम एक्चुअल पर्सन को देखेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर, कंपनीज अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस और वेलफेयर लेजिस्लेशंस. एक कंपनी बनाई गई, ठीक है, उस कंपनी के पास क्या था, उस कंपनी को बड़ी सारी इनकम मिल रही थी बहुत सारी जगह से, और कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे कंपनी बोनस देती है अपने वर्कमैन को. हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉज हैं जो हमें डिसाइड करता है. आपने एक एक्ट पढ़ी होगी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, राइट. तो वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रियल लॉज विच एक्चुअली डिटरमाइन कि हमें कम से कम इतना बोनस देना है अपने वर्कमैन को. दिस इज समथिंग विच इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. ये आपका लेजिस्लेचर कहता है करने को और आप इससे बच नहीं सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है. कंपनी ने सोचा भाई हर साल मुझे इतना बोनस देना पड़ता है, इससे बेटर मैं काम करती हूँ कि ये जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, कि मुझे डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह जो मिल रहा है, इस सारी इन्वेस्टमेंट्स को मैं एक दूसरी कंपनी बना के वहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ. इससे होगा क्या, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मुझे बोनस नहीं देना पड़ेगा. कंपनी अगर सिर्फ अपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अपने लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कंपनी बनाती है, तो हम मानेंगे ये कंपनी और ये कंपनी दोनों अलग अलग नहीं है, दे आर सेम. और इस कंपनी की इनकम मतलब इस कंपनी की इनकम दोनों को क्लब करो, उस पर बोनस कंप्यूट करो और वर्कमैन को दो ताकि वो वापस से खुशी से लहरा सकें. गेट इट? सो माय डियर, हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने आज के क्लास में फीचर्स पढ़े, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, transferability of shares, capacity to be sued and sue, property in its own name. Apart from that, we also discussed corporate will, and in certain statutory provisions it may be lifted, under certain judicial interpretations it may be lifted. जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं कि कब कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है. आपके लिए याद रखना क्या ज़रूरी है, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमी कैरेक्टर, एलियन एनिमी डिटरमाइन करने के लिए. इस केस में अगर हम बात करें, व्हेन सब्सिडरीज एक्ट एज एजेंट, फ्रॉड के केस में, एंड अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस. अगर ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ तो इसकी कोई प्रॉपर ऐसे हम हेडिंग नहीं दे सकते हैं, बट हाँ शेयर ट्रांसफ़र का केस आप याद कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ लैंड कैंसिल कर दिया था इन द नेम ऑफ समवन एल्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, राइट. तो इसकी कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं है, बट हाँ आप ये केस कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखिएगा. बाकी आपको केस लॉज के नाम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. दैट्स इट एंड थैंक यू.